प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले कराची गुल प्लाजा में आतिशज़दगी सानहे में जांबाहक अफराद की तादाद 26 हो गई। दर्जनों अफराद अभी भी लापता। रेस्क्यू में ताखीर, फायर सेफ्टी की संगीन खिलाफ वर्जियां। माजी में आतिशज़दगी के वाक़यात से हुकूमतों ने क्या सीखा? क्या इस सानहे के जिम्मेदारान की शनाख्त करके उन्हें कटहरे में लाया जाएगा? मुल्क की माशी सूरत हाल अबतर, पावर सेक्टर का बहरान मजीद गहरा। 800 अरब रुपए का इक्विटी खसारा। 1 ट्रिलियन से जायद सब्सिडी के बावजूद 6 डिस्कोज बदस्तूर खसारे में। बिजली नरखों का बोझ आखिर कब कम होगा? कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जवाल का शिकार। 150 मिल्स और 400 फैक्ट्रीज बंद। बरामदात मुतासिर। फौरी रिलीफ पैकेज का मुतालबा। सियासी महाज पर अहम पेशरफ्त। महमूद अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास की तकर्री पर इत्तफाक। क्या पार्लियामान वाकई फैसला साजी का मरकज बन पाएगी? आलमी महाज पर ट्रंप की जारहाना पॉलिसी। ग्रीनलैंड पर इख्तलाफात पर यूरोपीय इत्तेहादियों पर टैरिफ। नेटो ममालिक का डेनमार्क से इजहार यकजहती। क्या यूरोप और अमरीका में इख्तलाफ बढ़ रहा है? गजा के लिए ट्रंप का नया अमन बोर्ड। पाकिस्तान समेत 60 मुल्कों को शमूलियत की दावत। क्या ये वाकई अमन की कोशिश है या अरबों डॉलर इकट्ठा करने का एक नया मंसूबा? ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, वैसे तो जो कराची गुल प्लाजा का वाकया है इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई 2-3 दिन से इसी आग में जो है वो मुल्क जल रहा है। जिस तरह के इस वाकयात के जो स्टैट्स बाहर आ रहे हैं और जो इसके अंदर नाअहलियाँ और नेग्लिजेंस है जो उसके ऊपर ज़रूर बात होने वाली है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर थोड़ी सी एक नज़र डालें, वहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो इस वक्त तवज्जो का मरकज़ है, उस पर क्या कहेंगे? जी, आज का मेन खबर तो हम ये कराची की आग का वाक़या ही है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ 26 लोग हलाक हो चुके हैं और दर्जनों अभी तक मिसिंग हैं। जिस तरीके से हुआ है और ये हमारा एक तरीक़ाकार बन गया है कि जब इस तरह का वाक़या होता है तो हमें फिर याद आता है कि ओहो इंतज़ाम ठीक नहीं है, फायर एग्ज़िट का सिस्टम नहीं है, फायर अलार्म्स नहीं है। इस पर तफसीलन बात करेंगे, मगर साथ में बाकी दुनिया में क्या हो रहा है और मुल्क को हम कैसे उस तनाजुर से देख रहे हैं वो भी बड़ा अहम है। क्योंकि हम ऐसी नस्ल में रह रहे हैं कि जो कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़े इवेंट्स जो हैं वो आजकल हो रहे हैं। दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरीके से तब्दील हो रही है, ये 100 साल में वंस इन अ लाइफ टाइम इस तरह के वाक़यात होते हैं कि नेटो हमारे सामने ये 70-75 साल बाद जो है 80 साल बाद वो तहलील तकरीबन होने जा रहा है। और ये इमेजिन करना बड़ा मुश्किल था कि 1 साल के अंदर ही सूरत हाल ये हो गई है कि ट्रंप ने 10% जो है ऑलरेडी जो है 8 मुल्कों के ऊपर, जिसमें 4 स्कैंडिनेवियन हैं और बाकी नीदरलैंड, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इन पे 10% टैरिफ मज़ीद लगा दिया। 15% पहले है, 25% हो गया है। और अगर वो डेनमार्क जिसको वो लेना चाहते हैं उससे बैकआउट नहीं करेंगे ये, तो ये 1 जून को ग़ालिबन 25% टैरिफ 10 से 25% हो जाएगा। और इससे ये आप समझ लें कि नेटो जो है वो तहलीली हो चुकी हुई है। EU का मुस्तकबिल भी जो है अभी क्लियर नहीं है। साथ में जो गाज़ा के ऊपर उनका बोर्ड ऑफ पीस जो उन्होंने अनाउंस किया है, वो पुराना जो ISF था जिसके ज़रिए वो तो भूल ही गया है। ये एक पैरेलल यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी वो बना रहे हैं जिसके वो खुद ही चेयरमैन होंगे। 60 मुल्कों को वो दावत दे रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भी बताया जा रहा है, वो एक इन्विटेशन आया है। तो क्या इसके बाद यूनाइटेड नेशंस का क्या फ्यूचर रहता है, कौन ज्वाइन कर पाएगा नहीं कर पाएगा? दुनिया इतनी ज़्यादा तब्दील हो रही है, मगर हम क्या करें कि हमारे अपने जो हैं मसाइल, ऐसे मौक़ों पे दुनिया भर में ये बहसें हो रही हैं, ये बयानियाँ हो रहा है, डिस्कशन हो रही है कि इस बदलती हुई दुनिया के साथ आपने कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है और अपने मफादात का कैसे तहफ़्फ़ुज़ करना है। मगर हमारे बड़े ही बुनियादी यहाँ मसले फंसे हुए हैं कि हम जो है भूख नंग जो है ये 78 साल में पाकिस्तान की तारीख़ में, बल्कि सदियों में शायद इस खित्ते में इस तरह की भूख नंग नहीं होगी। ये हम दोहराते रहते हैं फ़िक्र, मगर दोहराने की ज़रूरत
ग्रोथ है कि ये जो 45% लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, ये 11 करोड़ लोग जो हैं, और अब तो उसकी तफसील हाउस होल्ड सर्वे में आ गई है कि जो ग़िज़ा की किल्लत है कि 11 करोड़ लोग जो हैं उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। और हाउस होल्ड सर्वे के मुताबिक ये किल्लत इतनी खौफनाक है कि महीने में 3 अंडे और 50 ग्राम मटन और जो है 150 ग्राम जो है बीफ, ये किस्म की बोटियां 2 बोटियों के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे सेहत के मसाइल हैं, हमारी सेहत के ऊपर भी जो है स्टंटेड ग्रोथ बच्चों की आ रही है, और यही हाल हमारी एजुकेशन का है। और साथ में इसके साथ बेरोज़गारी है, 22% बेरोज़गारी है। और इस वीकेंड के ऊपर जो बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से खबरें आई हैं कि तकरीबन 450 के करीब जिनिंग फैक्ट्री यूनिट्स और 150 के करीब जो है टेक्सटाइल यूनिट्स वो बंद हो चुके हैं। और जो बाकी इस वक्त सर्दियां चल रही हैं अरूज में, और सर्दियों के अंदर जो गैस की लोड शेडिंग भी चल रही है, और 10-10 घंटे की बिजली जो है वो नहीं, उसकी भी लोड शेडिंग सर्दियों में हो रही है। और उसके बावजूद जो हैं बिल्स, उसकी कीमत बढ़ती जा रही है और उसके जो लॉसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सो एक अजीब सूरत हाल है। मगर मैं चाहूँगा कराची के ऊपर पहले कर लें, आप मेहमानों का तारुफ करवा लें, फिर पहले कराची पे बात करेंगे, बाद में इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। जी आमिर साहब, कराची जी हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फाकी वजीर असद उमर साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी आमिर साहब। जी मैं असद, आप कराची से ही आपका ताल्लुक़ है, तो ये मैं आप भी मेरी तरह आपको भी मौका मिला है काफ़ी बाहर की दुनिया देखने का, ख़ास तौर पे आप नॉर्थ अमेरिका में रहे हुए हैं, कनाडा में रहे हुए हैं। कोई मुझे शहर दुनिया का बड़ा याद नहीं पड़ता कि जिसके बिल्डिंग कोई भी इमारत बनाने पे सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है वहाँ फायर एग्जिट, फायर अलार्म, कि अगर आग लग जाए तो लोगों ने जान कैसे बचानी है। हमारे यहाँ ये मैं देख रहा था, एक साल में कराची में 2500 छोटे बड़े फायर आग के वाक़यात, हादसात हो चुके हुए हैं। और हमारा एक तरीक़ाकार है कि जब हादसा होता है तो हमें एकदम से ख्याल आता है कि ओहो हमारे इंतज़ाम ठीक नहीं है, हमारा फायर सिस्टम नहीं ठीक नहीं है। आपका भी शहर है कराची, क्या कहेंगे इस पे? जी आप सही कह रहे हैं आमिर, लेकिन ये सिर्फ फायर का तो मसला नहीं है। तो पूरा का पूरा जो कराची का जो निज़ाम है, जिस तरीके से बुरी तरीके से वो उसको नेगलेक्ट किया हुआ है, उसके हर पहलू है और उसके अंदर ये बिल्कुल है। और जिस तरीके से बेतहाशा करप्शन यहाँ पे रही है तमाम मामलात के अंदर, चाइना कटिंग कर करके आधे शहर का सत्यानाश कर दिया। वो पानी आता है, वो सड़क बारिश होती है तो वो शहर आधा डूब जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। इसी तरीके से तमाम पहलू की तरह ये भी है, जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, सबसे पहली तो उसकी जो जिम्मेदारी है कि इस किस्म के जो सेफ्टी हैजर्ड्स होते हैं उनको देखा जाए। अगर आपको याद हो, टेक्सटाइल एक फैक्ट्री के अंदर फायर हुआ था आज से कई साल पहले, और उसके अंदर तो कुछ 100-200 के करीब 250 तकरीबन 300 के करीब बल्दिया की फैक्ट्री में 2012 के अंदर बल्दिया फैक्ट्री का 299 लोग उसमें हलाक हुए थे। और वाकई लोगों को वो भूल भी गया है। और भी मेरे पास ये लंबी एक तफसीर है, बाद में बताते हैं। किसी को सजा नहीं हुई थी। इसी तरीके से मैं जैसे बता रहा हूँ ना कि पूरा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अगर आप निज़ाम देखें तो वो जिस बुरी तरीके से बाकी सारे करप्शन से आफत ज़दा मैं कहूँगा इदारे हैं, इसी तरीके से उसकी भी यही हालात हैं। एक तो मुझे ये ख्याल आ रहा था, हमने जब हमारी हुकूमत होती थी, जितना वफाकी हुकूमत का बराह रास्त किसी शहर के अंदर काम करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत हम कर सकते थे उसके अंदर जो है एक 50 फायर इंजन हमने डोनेट किए थे, जिसमें से कुछ जो है वो इंडस्ट्रियल जोन्स को दिए गए थे और कुछ जो है वो केएमसी को दिए गए थे। मुझे तो वो भी ऑपरेट करते हुए नजर नहीं आए। ये इसका जो बुनियादी हल जो है ना आमिर, जब तक आप ये जो मुकामी जो इश्यूज होते हैं उनका इख्तियार जो है और उनके लिए वसाइल जो है मुकामी हुकूमतों को नहीं देंगे, बशमूल कराची के, ये सिर्फ कराची का प्रॉब्लम नहीं है, एक ओवरऑल प्रॉब्लम है। कराची का वो मजीद प्रॉब्लम इसलिए हो जाता है कि जो सिंध के अंदर हुकूमत इलेक्ट होके आती है वो कराची से उनको वोट ना होने के बराबर मिलता है, और उसके बावजूद वो हुकूमत बनाते हैं
तो इसलिए उनकी जो हुक्मरानी है उसके अंदर भी नजर आता है कि किस तरीके से वो एक सौतेले बच्चे वाला सलूक होता है कराची के साथ। और कौन सा कराची, वो जो पाकिस्तान, सिर्फ सिंध को नहीं पूरे पाकिस्तान के को फीड कर रहा है, सबसे बड़ा टैक्स रेवेन्यू का सोर्स है। तो वो जो ओवरऑल जो इस वक्त मजमूई निज़ाम की खराबी है, उसी के अंदर मैं कल देख रहा था कमाल की स्टेटमेंट जो है वो वजीर आजम भी दे रहे हैं। सदर पाकिस्तान जिनकी पार्टी जो है सिंध चला रही है, पिछले पता नहीं कितने 6 दफा या 7 दफा हुकूमत बना चुके हैं। भाई आपका काम ये नहीं होना चाहिए कि आप ये कहेंगे वो अब जो है वो मदद करने की कोशिश करो। आपको तो फारिग कर देना चाहिए सारी की सारी हुकूमत को कि तुम करते क्या रहे हो इतनी देर से। जी, ये बिल्कुल आपने अभी ये 2-4 रोज़ पहले ही बिलावल भुट्टो ने प्रेसिडेंसी के अंदर एक बड़ी खौफनाक, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन दी। और उस प्रेजेंटेशन में जो हमारे जैसे लोगों को तो उसमें नहीं बुलाया जाता, मगर जो बुलाए गए थे उनके मुताबिक के वो प्रेजेंटेशन में ही सारे बेसिकली उन्होंने मीडिया से गिला किया कि आप लोग हमारी सही काविशों को दिखा नहीं रहे। हम इसको जो है 17 साल से जो हमारी हुकूमत है, हमने सिंध को और ख़ास तौर पे कराची को एक कामयाबी की पटरी पे चढ़ा दिया है। एक बहुत गिले शिकवे उन्होंने किए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे साथ मौजूद बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे जो ये सारा सिस्टम सिर्फ फायर सिस्टम नहीं बेनकाब हुआ, पूरा हमारी गवर्नेंस का निज़ाम इससे बेनकाब होके रह गया है। हमारे साथ फैज़ुल्लाह ने ज्वाइन किया है असद, मैं चाहूँगा उनसे वो मौजूद सारा 2-3 दिन से वहीं रहे हैं ज़्यादातर, उनसे सूरत हाल लेंगे। अभी फैज़ुल्लाह असद कह रहे थे कि मुकामी हुकूमत बड़ी ज़रूरी है। अभी तो पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर अपनी गवर्नमेंट है और 17 साल से है, और मेयर भी उनका अपना है, लोकल बॉडीज मुकामी हुकूमत भी अपनी है। तो ज़रा हमें सूरत हाल बताएं कि अभी क्या है। बिल्कुल, तकरीबन 17वां साल है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और मेयर भी अब उन्हीं का है। और अगर मेयर ना भी हो तब भी कराची में काम करने के लिए पीपल्स पार्टी को किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर गुज़िश्ता हम 17 साल का जायज़ा लें तो कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। अब आके एक BRT रेड लाइन शुरू की और उसकी वजह से भी जो शहर का हाल हो चुका है, खुद मुर्तज़ा वहाब उस पर माफ़ी मांग चुके हैं कि बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो रही है और उसकी वजह से शहरियों को मसाइल है। जो अभी का सानिहा हुआ है, देखिए जो गुल प्लाजा है, मैं बिल्कुल इसके सामने खड़ा हूँ और इसका जो मलबा पड़ा है ना, दरअसल ये यहाँ के सिस्टम का मलबा है। वो पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ हुआ यहाँ पड़ा हुआ है और यहाँ पर वो लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं जिनकी दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई, जिनके प्यारे इस मलबे के अंदर दबे हुए हैं। और वो यहाँ आज 3रा रोज है और हम भी यहाँ मुसलसल इसी तरह से मौजूद हैं। वो बेयार मददगार हैं, उनके प्यारे नहीं निकल सके। यहाँ हमारे जितने ताजिरों से बात हुई उन सब ने ये शिकवा किया है कि आग लगने के कम से कम 1 घंटे के बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा। पहले सिर्फ एक गाड़ी पहुंची और उसके पास पानी खत्म हो गया था, ये ताजिर कहते हैं। और उसके बाद मेरा ख्याल है, जो मैंने सूरत हाल का जायजा लिया है ना, जो फायर ब्रिगेड का महकमा है उसे इस सूरत हाल का तज्जिया करने में गलती हुई है। वो इसको एक रूटीन की आग समझे। ये जो गुल प्लाजा में आग लगी है ना आमिर साहब, इसके 100 मीटर की सराउंडिंग में गुज़िश्ता 4 से 6 माह के दौरान ये 3री आग है। यानी ये गुल प्लाजा तो जलकर खाकिस्तर हो गया, मुनहदिम हो गया। इसके बिल्कुल मुत्तसिल रिम्पा प्लाजा है। यानी कुछ अरसा पहले रिम्पा प्लाजा में आग लगी थी और पिछले साल यानी 2-3 माह कबल इसी 100 मीटर के दायरे में एक और सिटी सेंटर है, उसमें भी आग लगी थी। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर मुसलसल आग लग रही है और इक्विपमेंट नहीं है। दूसरी बात यह है, यहाँ जो फायर ब्रिगेड का अमला है जिसका बुनियादी काम है आग बुझाना, आप सोच सकते हैं कि उसके पास टोटल 1100 एहलकार हैं जो इस 2.5-3 करोड़ की आबादी के शहर के लिए आग बुझाने का काम करते हैं। यानी 1100, और जो एक इसका मयार है कम से कम 1 लाख लोगों पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए। और कराची में कुल मिलाकर कोई 28 फायर स्टेशन हैं, 1100 उनके मुलाजमीन है, उसमें ड्राइवर भी हैं, ऑफिस का अमला भी है और फायर फाइटर्स भी हैं। और फिर जो ये ओल्ड सिटी एरिया है खास तौर पर, यहाँ जितनी भी इमारतें, इवन के शारा फैसल पर बनी हुई इमारतें, आप उनका जायजा ले लें, ऑडिट करा लें, 90% से ज्यादा इमारतें ऐसी हैं कि जिनमें इमरजेंसी रास्ते नहीं है और वहां पर वायलेशन की जाती है। यहाँ भी यही मामला हुआ। ये तकरीबन 2.25 एकड़ पर मुहित अराजी पर बनी हुई ये इमारत है, 80 की दिहाई में बनी थी और 1021
21 दुकानों की गुंजाइश थी इसमें, और अब जो यहाँ दुकानें मौजूद है वो 1200 से भी ज्यादा है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह कवानीन की खिलाफ वर्जी होती रहती है और उसके नतीजे में फिर ये मसाइल पैदा होते हैं। और ये सिर्फ एक मामला नहीं है, यहाँ कई इमारतों के साथ इस तरह के मसाइल पेश आ चुके हैं। अब जो ये हमारे सामने गुल प्लाजा का मलबा पड़ा हुआ है, मैं जो इसको देख रहा हूँ आमिर साहब, कम से कम इस मलबे को उठाने में यानी मुकम्मल तौर पर साफ करने में कम से कम अगर 24 घंटे भी काम किया जाए तो 1.5 से 2 हफ्ते कहीं नहीं गए। और जो इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके सामने धुआं मैं अभी भी निकलता हुआ देख रहा हूँ, आग अभी भी कहीं कहीं भड़क उठती है। यानी जो कूलिंग का अमल है अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुआ, यानी इमारत के अंदर जाना और मलबे को उठाना वो तो बहुत बाद के मराहिल है। तो ये सारे मसाइल का जो है ना इस वक्त यहाँ सामना करना पड़ रहा है। और अगर ये बर वक्त इसको रिस्पॉन्स किया जाता, जो गाड़ियां शुरू में जो एक भेजी गई थी और उसके तकरीबन 5 मिनट के बाद 2 भेजी गई थी, अगर ये इसको संजीदा लिया जाता इस आग के बारे में, तो ये फिर शायद इतना बड़ा नुकसान न होता। क्योंकि जो यहाँ पर पहुंचा, महकमा पहुंचा, उसके लोगों के पास जो इक्विपमेंट था वो पूरा नहीं था, उनके पास मास्क नहीं थे। एक रूटीन की आग में इसको लिया गया, क्योंकि जो फायर फाइटर्स हैं उनके पास कोई जदीद तरबियत नहीं है। हालांकि कराची शहर में कितनी बार आग लगी है, बल्दिया टाउन से लेकर आरजे मॉल तक और अर्शी सिनेमा से लेकर ये भी गुल प्लाजा तक, यानी अनगिनत वाकयात हैं, कितने लोग इसमें जलकर खाकिस्तर हो गए। लेकिन जो एक पेशावराना महारत होती है, तरबियत होती है, जिसकी बुनियाद पर कोई भी फायर फाइटर्स हो या और दीगर इदारे हो वो काम करते हैं, कि वो हमें नजर नहीं आता। फिर दूसरा एक मामला ये था कि माजी में एक छोटा सा पॉइंट ये कि आप बार बार कह रहे हैं कि एक मामूली आग की तरह से लिया गया, 40 घंटे बाद अगर पहुंचेगी फायर का अमला पहुंचेगा तो ये मामूली आग भी बहुत बढ़ जाएगी इतने टाइम पीरियड में। तो देखिए, जो शुरू में इसको उन्होंने बहुत, जिसको मैं कह रहा हूँ ना, इतना इन्होंने वो नहीं लिया कि कोई बहुत बड़ी आग है, तो वो जो शुरू का अरसा था उसमें अगर भरपूर तरीके से ये फायर टेंडर्स पहुंचते, बैक वक्त कम से कम भी कुछ नहीं तो 8 से 10 गाड़ियां अगर एक साथ आकर काम करती तो सूरत हाल ये न होती और बहुत बेहतर अंदाज में इस पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन जब तक इन्होंने इसको संजीदा लिया तब तक वो आग इतनी गैर मामूली तरीके से फैली है, क्योंकि जो ताजिर थे उन्हें खुद यकीन नहीं था। हमारे यहाँ ताजिरों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि हम लोग बैठे हुए थे, बंद होने का टाइम था मार्केट का, हम अपना हिसाब किताब कर रहे थे, तो किसी ने बताया आग लगी है। खुद ताजिरों ने हमें बताया कि हमने समझा कि रूटीन की आग, क्योंकि गुल प्लाजा में पहले भी 1-2 बार आग लग चुकी है, 2019 में भी एक बड़ी आग लगी थी, तो उन्होंने कहा एक रूटीन, यानी ये इतना बड़ा संजीदा मामला है कि इस आग को हर एक ने एक रूटीन की आग समझा और उसको संजीदा नहीं लिया गया। और देखते ही देखते जिस तरह से उससे लपेटे, इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर, कोई 48-50 घंटे होने को हैं और अभी भी यहाँ पर हमें जो है ना कहीं कहीं आग के शोले भड़कते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कोई जो गैर मामूली आग थी और जिस तरह से इसने पूरी गैर मामूली तो फैजुल्लाह बन जाती है जब वहाँ पे इतना सामान हो और कपड़ा खास तौर पे हो, और आग को आप जो जिस तरह ये कहा जाता है कि शुरू के चंद घंटे बड़े अहम होते हैं कि उसमें कंट्रोल कर लिया, जब फैल जाती है तो वो बस फिर असद अभी जिस तरह कह रहे थे वो फैल जाती है, बारिश होती है तो बस पानी आ जाते वाला रवैया है। असद यहाँ 20 साल पहले इस्लामाबाद में ज़लज़ला जब आया तो एकदम सारे मुल्क में एहसास हुआ कि हो यहाँ ज़लज़ले के लिए हमारे बिल्डिंग कंट्रोल के जो मेजर्स होने चाहिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। और उसके बाद बड़ी बहस उस ज़माने में हुई। मुझे यकीन है कि अभी भी जो है कोई किसी बिल्डिंग के अंदर जो है ना उस तरह के इंतजाम नहीं किए, और खुदा न खास्ता हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बहस दोबारा कभी ज़लज़ला आएगा तो ये बहस दोबारा छिड़ेगी। ये जो अभी एकदम बयान आता है कि जी सियासी बयान के जी सबको करोड़ रुपया दिया जाएगा और हाथ झाड़ के फिर वो बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, जो आप ये कह रहे हैं कि ये बेनकाब करता है हमारी गवर्नेंस के निज़ाम को, इस पे ज़रा एक्सपैंड करें कि क्या किया जाए। तो आमिर आपने भी कहा था और फैजुल्ला भी कह रहे थे कि नहीं, कराची के अंदर तो जो है वो पीपल्स लोकल गवर्नमेंट की हुकूमत भी है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 2 चीजें इसके अंदर जरा सा ख्याल रखिए। एक तो ये कि जो सिंध का मुकामी हुकूमत का निज़ाम है ना, और यही बात सच है तकरीबन तमाम सूबों के लिए, वो आइन की जो बुनियादी शर्त है जहां पे आइन में लिखा हुआ है कि एक मुकामी हुकूमत का निज़ाम होगा जो सियासी, इंतजामी और माली तौर पर खुद मुख्तार होगा, वो पूरी नहीं होती। वो एक बिल्कुल दिखाने के लिए एक मुकामी हुकूमत का निज़ाम बना दिया गया है। तो पहली बात तो उसके पास ना वसाइल है ना इख्तियार है। दूसरी चीज ये
कि पीपल्स पार्टी की लोकल गवर्नमेंट की हुकूमत तो है, यहाँ पे मेयर तो पीपल्स पार्टी का है, लेकिन कराची के अवाम ने वोट पीपल्स पार्टी को नहीं दिया था। तो जब आपके पास निजाम ऐसा होगा जो कानून के मुताबिक ना उसके पास इख्तियार है, ना उसके पास वसाइल हैं, ना शहर के लोग जिसको वोट देते हैं वो मेयर बनता है, उसको मुकामी हुकूमत बनती है, तो क्या वो खाक अवाम के लिए काम करेगा? तो ये जो बुनियादी जो उसका मसला है ना, ये बहुत अहम मसला है। और मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि जब तक आप आईनी तरमीम नहीं करेंगे, और जिस तरीके से वफाक और सूबे के पास इख्तियारात बिल्कुल वाज़े तरीके से लिखे हुए हैं आइन के अंदर, और इसी तरीके से वसाइल की तकसीम जो है बिल्कुल वाज़े तरीके से लिखी हुई है, जब तक मुकामी हुकूमतों के लिए आप ये नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जहां तक आपकी जो पूरे निज़ाम की बात है ना, आमिर, ये थोड़ा सा आप शायद इससे रिलेट करेंगे, क्योंकि थोड़े से हम और आप जो है वो नजरियाती किस्म के लोग हैं मईशत के ढांचे के ऊपर भी। हमारे यहाँ जो एक लहर चली ना मुल्क के अंदर ज़ियाउल हक के आने के बाद से, और उसके बाद वो नवाज शरीफ जब हुकूमत में आए तो वो और जोर पकड़ती चली गई, जिसको आप समझते हैं क्या कह रहे हैं, वाशिंगटन कंसेंसस कहते हैं। यानी कि रियासत का जो की जिम्मेदारी जो है अपने अवाम की हिफाजत करने के लिए, अपने अवाम की खुशहाली की जो जिम्मेदारी है ना, उससे ही पीछे हटना शुरू हो गई, और एक माहौल ऐसे बना जिसकी वजह से तमाम जो रियासती इदारे जो अवाम की बराह रास्त जिंदगी के साथ डील करते हैं, उनकी खुशहाली के जिम्मेदार होते हैं, उनकी तालीम सेहत के जिम्मेदार होते हैं, उनकी हिफाजत के जिम्मेदार होते हैं, जो पुलिस का आपका महकमा है, जो पूरा इंसाफ का निज़ाम है, वो इतनी बुरी तरीके से कमजोर होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। और मेरे ख्याल में, और शायद आप इसको बात को मानेंगे, कि ये वो क्या कहते थे, मुन्नू भाई ने क्या कहा था, होंदा नहीं है करना पैंदा है। तो ये किया गया है, ये ऐसे हो नहीं गया, क्योंकि ताकतवर के लिए बेहतरीन है ना, ऐसा निजाम हो जहां ताकतवर ऊपर हो, फिर कानून हो, और फिर उसके नीचे अवाम हो। तो ये पूरे का पूरा निजाम जो चल रहा है ये पाकिस्तान अवाम की बेहतरी के लिए तो चल ही नहीं रहा ना। तो उसमें अगर लोग जलते हैं तो ठीक है, 2 दिन आप इस पे प्रोग्राम करेंगे, तीसरे दिन कोई और ट्रेजेडी हो जाएगी, परसों आमिर मतीन किसी और चीज का रोना रो रहे होंगे यहाँ पे, और निजाम चलता रहेगा आगे। फैजुल्लाह, ये बिल्कुल तल्ख हकीकत है, मगर हकीकत यही है कि हमारा भी उतना ही कसूर है जो असद कह रहे हैं कि 2 दिन तक, मैं कल परसों तक ये रहेगा। और पॉलिटिशियन भी करोड़ करोड़ रुपया उन्होंने अनाउंस कर दिया है, और वो समझते हैं उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। ये जो आप कह रहे हैं कि अभी भी 90% कराची के जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ किसी किस्म का कोई फायर का बाकी निज़ाम, जो कि दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं होगा इस साइज़ का जो कि बुनियादी चीज़ों से महरूम हो। हुकूमत तो छोड़े, ये बिल्डिंग कंट्रोल तो वैसे ही माशाल्लाह कराची का बहुत बदनाम है। जी फैजुल्लाह। जी बिल्कुल, ये यही मामला है, और ये इमारतें बनती हैं और उसके लिए नक्शे किस तरह से पास होते हैं, फिर कानून के खिलाफ वर्जी कैसी होती है। देखिए, अगर कोई आदमी 60 गज की जगह पर कोई 6 मनाजिल खड़ी कर देता है तो वो ऐसी नहीं कर देता, यानी वो ठीक है, कानून में उसकी इजाजत नहीं होती, लेकिन वो जिस बुनियाद पर करता है, सिस्टम की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर, तो पैसे चलते हैं और सारे काम होते चले जाते हैं। ये तो अब जब पै दर पे कई इमारतें गिरी, उसके बाद अब कुछ सख्ती हो गई है तो कुछ कार्रवाई करना शुरू की है। दूसरा, ये बहुत संगीन मसला है, और ये सिर्फ तिजारती मराकिज का नहीं है, बल्कि जितने भी रिहायशी यूनिट्स हैं, इस तरह के फ्लैट्स हैं, बुलंदोबाला शहर का एक बड़ा हिस्सा है जो कि फ्लैट्स के निज़ाम के ऊपर कायम है। वहां पर भी इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है कि वहां अकबी तरफ से कोई इमरजेंसी के रास्ते मौजूद हो और किसी ऐसी खतरनाक सूरत हाल में निकला जा सके। तो इसकी कोई न एजुकेशन है, न इसके बारे में कोई बताता है, न शऊर है। तो वो सारी चीजें मिल मिलाकर ना एक इतना संगीन मामला इख्तियार कर चुकी हैं कि समझ नहीं आता कि किस चीज को ठीक करेंगे। कुछ दिन पहले हम उस इब्राहिम नामी बच्चे को रो रहे थे जो नाले में गिरकर जाँ बहक हो गया था, देखते देखते चला गया था। उससे पहले कोई ट्रैफिक का हादसा था। तो ये चीजें तो हैं, जब तक वो बुनियादी तौर पर उस निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे, मेरिट पर लोग नहीं होंगे। और असद जो कह रहे हैं ये हमारे मीडिया का नहीं है, पाकिस्तान का मिनहसुल कौम ये हमारा खासा है कि हम उसी वक्त जब सर पे आती है तो डिस्कस करते हैं, वो 2-3 दिन के लिए रहता है, बाद में बात करते रहेंगे। फैजुल्लाह, बहुत आपका वक्त देने का शुक्रिया। असद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जाने से
फैजुल्ला के जाने से पहले एक मैं क्विक सवाल से पूछ लूं। फैजुल्ला, वो जो 50 फायर टेंडर आए थे आज से 3-4 साल पहले, हमने ये दिए थे केएमसी को, वो कहाँ थे? वो इस्तेमाल हुए या नहीं हुए इस आग के अंदर? नहीं, इस आग के अंदर जो टोटल गाड़ियां मौजूद थी इनकी, वो तकरीबन 12 से 13 गाड़ियां थी जो मुस्तकिल यहाँ मौजूद थी, और जो हम वक्त इस्तेमाल होती रही हैं, जो हमने काम करते वक्त देखा, उनमें से 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मरकजी दरवाजे पर थी और 2 अकबी पर थी। तो ये मतलब हम वक्त 4 गाड़ियां ऐसी थी जो मुसलसल इस्तेमाल हो रही थी, बाकी वहां पर खड़ी हुई थी, वो उनको रिप्लेस करती थी। तो वो अगर 50 गाड़ियां थी तो वो 50 यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आई। कुल मिलाकर 12 से 13 गाड़ियां थी जो यहाँ पर मौजूद थी, और उनके जरिए इस आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही थी। जी बिल्कुल। बड़ी तकलीफ दे बात है कि टोटल 2-2.5 करोड़ के शहर में सबसे जो आबादी वाला कमर्शियल इलाका है, उसमें 12 फायर ब्रिगेड के अगर जो है ना यूनिट्स मौजूद है फंक्शनल, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। और आमिर साहब, एक छोटा सा पॉइंट जो फैजुल्ला बात कर रहे थे, फायर एंड सेफ्टी का जो इशू है, जो इस्लामाबाद में भी एक निजी मॉल में आग लगी थी पिछले कुछ दिनों में, उसमें ये चीज सामने आई थी कि जो इस्लामाबाद में ज्यादातर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनमें फायर एंड सेफ्टी का कोई वो सर्टिफाइड ही नहीं है और कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है, और जितनी इस्लामाबाद में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहां पर भी ये चीज इस तरह से इग्नोर हो रही है। तो ये सारे पाकिस्तान का लाहौर पेशावर कोयटा जाएंगे तो यही हाल होगा। फैजुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के। असद, मुझे ये वक्फे का कह रही हैं, आपसे फिर मुआशी और सियासी गुफ्तगू जो है वक्फे के बाद कर रहे हैं। जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आमिर साहब, असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी असद, मैं चाहूँगा कि आपसे पहले एक ओवरऑल आपका फ़ायदा ये है कि आपसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी डिस्कस हो जाती है और इकोनॉमी तो है ही है। इस वक्त आपकी और मेरा ख्याल ज़िंदगी के सबसे बड़े जो इवेंट्स हैं वो आजकल हो रहे हैं कि दुनिया जिस एक साल में जितनी तब्दील हुई है कि इमेजिन नहीं किया जा सकता था कि अमेरिका की और यूरोप की इस तरीके से तलाक हो जाएगी, और नेटो और ईयू का मुस्तकबिल तो छोड़ें, यूनाइटेड नेशंस का नहीं समझ आता है। ये जो नया पीस बोर्ड ऑफ पीस जो गाज़ा में अनाउंस किया जा रहा है, 60 मुल्कों को उसके अंदर बुलाया जा रहा है, हमें हमारे लिए भी वो है। इसके बाद पता नहीं क्या इसकी हैयत रहती है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो के खुद ही सेल्फ इम्पोज्ड जो है ना वर्चुअल प्रेसिडेंट केयर टेकर बन गए हैं। और हमारे यहाँ दुनिया इतनी तब्दील हो रही है पर हम अपने कुएं में बैठ के टरा रहे हैं, और हमारी वही जो यहाँ पे बड़ी सिकनिंग किस्म की जो हमारी ये शराफिया, मगर जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं या नुमाइंदे होते हैं, उनको फिर भी कुछ ना कुछ एहसास रहना चाहिए कि इस वक्त मुल्क की गुर्बत की, महंगाई की क्या सूरत हाल है, उसको थोड़ा सा लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या कहेंगे ओवरऑल इंटरनेशनल और लोकल का ये जो कॉन्ट्रास्ट है, इस पे मैं चाहूँगा पहले आप ज़रा कुछ अपने व्यूज़ दे दें। बिल्कुल जी, आपने जो अभी कहा ना तो वो मुझे याद आ गया, एक फिल्म थी आपके और मेरे बिल्कुल बचपन के ज़माने की, नया नया स्कूल जाना शुरू किया था हमने, तो उसमें गाना था कसम उस वक्त की जब जिंदगी करवट बदलती है, हमारे हाथ से दुनिया नए सांचे में डलती है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने हाथ से वो दुनिया को एक नए सांचे के ढालने के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। वो अच्छा करेगा तो उसका भी असर दुनिया के ऊपर पड़ता है, वो बुरा करेगा तो उसका भी पड़ता है। इस वक्त एक कंप्लीट दुनिया के अंदर एनार्की जिसको कहते हैं ना, एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है, मईशत के अंदर भी और सिक्योरिटी के मामलात के अंदर भी। लैटिन अमेरिका के अंदर पिछले मेरे ख्याल में 100 साल के अंदर इतनी बड़ी फोर्स मोबिलाइजेशन नहीं हुई जितनी उन्होंने की भी है। मेडोरो को तो उन्होंने उठा लिया है, लेकिन अभी तो वो कोलंबिया को भी धमकियां हो रही हैं, क्यूबा को भी धमकियां हो रही हैं। इसी तरीके से यूरोप के साथ जो क्रॉस अटलांटिक रिलेशनशिप वो कंप्लीटली रीडू की जा रही है, वो एक नई उसको शक्ल दी जा रही है। ये गाजा का जो हुआ है, उन्होंने तो लिटरली एक यूनिलैटरल फैसला करके उसने कह दिया कि ये मेरे कब्जे में है और मैं चलाऊंगा, और उसका जो गवर्निंग बोर्ड बनाया है उसमें खुद चेयरमैन है और उनके पास वीटो राइट है, और हमारा खित्ता जो है बराह रास्त उसके ऊपर असर होता है। ईरान हमारा हमसाया है, ईरान को धमकियां हो रही थी,
तो ये पाकिस्तान के लिए और तमाम दुनिया के लिए, जिस तरह बाकी दुनिया के लिए, इस तरीके से पाकिस्तान के लिए भी एक इंतहाई नाजुक सूरत हाल है, खतरनाक सूरत हाल है। जिस तरीके की संजीदगी हमें देखनी चाहिए, और जो मेरी जहां पे सुई फंसी हुई है बार बार, कि जो भी मुल्क इस वक्त अंदरूनी तौर पर खलफिशार का शिकार होंगे वो सबसे ज्यादा खतरे में। वेनेजुएला के अंदर उनको एक्शन लेने की इसलिए आसानी थी कि बुरी तरीके से वेनेजुएला डिवाइडेड था। पिछला इलेक्शन जो था वो मडूरो जाली इलेक्शन जो जीत के उसके ऊपर बैठा हुआ था, अब टोटली डिवाइडेड सोसाइटी थी, तो इस वक्त एक्शन करना इसलिए बहुत आसान हो गया। इसी तरीके से अभी उनकी उम्मीद ये है कि ईरान जो है, लेकिन ईरान का फर्क यह है कि वहां पे जो भी निजाम है उस निजाम के ऊपर तो बहुत सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन हुकूमत एक इलेक्टेड हुकूमत आई हुई है, इसलिए वहां पर इतनी आसानी नहीं हुई जिस तरह से वेनेजुएला में हुई। पाकिस्तान इस वक्त एक मुनकसिम माशरा है, मुनकसिम हमारी सियासत है, और इतनी बुरी तरीके से अंदरूनी इंतशार का जो हम शिकार हैं, हमें मेरे ख्याल में अंदाजा नहीं हो रहा कि हम कितने खतरनाक वक्त से गुजर रहे हैं। पहले ही आप पिछले 3 साल के ऐसे माशी दौर से गुजर के आए हैं कि गरीब पिस गया है, गुर्बत जो है वो दहाइयों के बाद इतनी ऊंची सतह के ऊपर पहुंची हुई है, किसान मुश्किल हालात में। मैं थोड़ा सा किसान के ऊपर आप इजाजत देंगे तो इसके बाद भी बात करूंगा। आपकी टेक्सटाइल की, अभी मैं फैसलाबाद में था, आमिर वो बता रहे थे, मुझसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी आपकी हुकूमत आने से पहले जो है ये 8 बाजार जो है यहाँ पे मजदूर बैठा होता था, शाम तक बैठा रहता था, कोई ले जाने वाला नहीं था, फैक्ट्रियां बंद हो रही थी। फिर आपने वो टेक्सटाइल पॉलिसी दी, मजदूर नहीं मिलते थे, बाजार जाते थे। अब कहते हैं वही सूरत हाल हो गई है, फिर मजदूर बैठा हुआ है और उसको कोई काम नहीं मिल रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है। इस सारी सूरत हाल के अंदर खुदा का वास्ता ऐसा डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, ऐसी इमारत, अरबों, ठीक है भाई आप बहुत बड़े अरबपति हैं, लेकिन आप साथ साथ अवाम के नुमाइंदे भी हैं। कुछ थोड़ा सा तो एहसास होना चाहिए ना आपको। अगर आपको आपका पैसा है, उसके ऊपर भी बड़ा सवाल है कि वाकई में अगर आपका पैसा हो, यहां तो ये सवाल भी है कि ये पैसा है भी आपका कि नहीं, ये अवाम का पैसा है। लेकिन अगर आपका जाती पैसा भी हो और आपको बहुत शौक है उस पैसे को खर्च करने का, तो किसी ने जबरदस्ती नहीं की कि आप अवामी नुमाइंदगी का काम करें। आप करें, ऐशी करें अपनी जिंदगी के अंदर, ये दोनों काम साथ नहीं चल सकते। तो पहले ही माशरे के अंदर गुस्सा है, खासतौर पर नौजवान नस्ल के अंदर। फिर जब वो चीजें ऐसी देखते हैं तो जाहिर है उस गुस्से के अंदर इजाफा होता है। जी, मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये, क्योंकि गाज़ा वाला ये बिल्कुल एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की तरह से वो जो है ना, ये कहा जा रहा है कि ये बोर्ड ऑफ पीस की बजाय बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशन है। और जिस तरीके से किया जा रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी तारीफ़ें कर कर की ट्रंप की। वो तो शुक्र है हम आईडीसी का हिस्सा बनने से शायद बच ही गए हैं, क्योंकि इसराइल ने इतराज़ कर दिया है कि जनाब उनको पाकिस्तान नहीं चाहिए हमास को डीमिलिटराइज करवाने के लिए। मगर ये जो दोबारा हमें जो ऑफ़र कर दी गई है, पता नहीं कितनी चॉइसेस हमारे पास चॉइस है या नहीं है, कि ये 60 मुल्कों को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ समेत उन्होंने इनवाइट कर लिया है कि हमारे लिए क्या ऑप्शन है, नहीं है। एक तो ये कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए फ़ैसला होगा और शहबाज शरीफ का कॉन्डक्ट क्या इस पे होना चाहिए या है। दूसरा, उसको मैं चाहूँगा पाकिस्तान की उससे आप रिलेट करें जो आपने हमारी वल्नरेबिलिटी का जिक्र किया, कि इस वक्त तमाम मुल्कों वही सर्वाइव कर पाएंगे या अपने इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे जो कि जिनका हाउस एंड ऑर्डर हो। और ऑलरेडी हमारा जो अभी तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी $1.5 बिलियन का आ गया है, फिजिकल डेफिसिट भी है, ट्रेड डेफिसिट $19 बिलियन का खौफनाक किस्म का वो आ गया है। सो ये, और पेट्रोल की दुनिया भर में ऑलरेडी एक हफ्ते में $7-8 जो है ऊपर बैरल जा चुका हुआ है। इसके ऊपर दोनों को मिला के अगर क्या आपका ओवरऑल व्यू चाह रहा हूँ पहले जी, जहां तक गजा की बात है ना जी, तो वो एक हद तक तो आप देखें, ज़ाहिरी तौर पे मैं अगर आम अवामी जुबान इस्तेमाल करूं तो रज के चमचागिरी की है डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन मेरे ख्याल में जो फैसले किए ना, सिवाय वो सिक्योरिटी काउंसिल पे जो वोट था
जब ये पीस प्रपोजल आया था उस पर मुझे शदीद एतराज था कि आप जो है वो चीन से अलग हटे हुए नजर आए। वो मेरे ख्याल में गलत फैसला था। लेकिन उसके अलावा जो रिस्पांस दिया हमने ये डीमोबिलाइजेशन का, और बड़े वाज़ेह तरीके से पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया कि हम हमास को डीमिलिटराइज करने की किसी फोर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो बिल्कुल ठीक पोजीशन थी। इसी तरीके से जो पोजीशन जो है चाहे वो बड़ी मशकूक थी, मगर रियासत और फॉरेन ऑफिस की ठीक रही। जी बिल्कुल। और जो हमारा जो दूसरी जो काम हमने अच्छा किया वो ये कि सऊदी अरेबिया और तुर्की के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो पोजीशन ले रहे हैं ना, और यही जरूरी है। आगे देखें, ये कहना बड़ा आसान है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को आप हरी झंडी दिखाएं और आप उनसे बोलें कि यार जाओ अपना काम करो, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। तो आपने बात नहीं भी माननी है जिससे आपका नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। या किसी और बरादर इस्लामी मुल्क का नुकसान हो, बिल्कुल किसी सूरत में उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसको हिकमत से करना चाहिए। और जो सबसे बड़ी इसके अंदर हिकमत अमली हो सकती है वो है यही कि आप एक मुश्तरका पोजीशन लें, उससे आपकी एक ताकत आती है। तुर्की के साथ आपके बहुत क्लोज पुराने ताल्लुकात हैं, ताकतवर मुल्क है, नेटो का मेंबर है, इसी तरीके से सऊदी अरब का बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो ये जो अप्रोच ली हुई है, उम्मीद है इसी अप्रोच के साथ आगे चलेंगे। जिस चीज के लिए अभी इनवाइट कर लिया गया, कल मेरे एक दोस्त की कॉल आई, उसने बड़ी मजाक बात की क्रिकेट की। उसने इस्तिलाह में कहा, उसने कहा ये जो इनविटेशन आया है शहबाज शरीफ के लिए, ये बिल्कुल ऐसा है कि ग्रीन टॉप विकेट हो और दुनिया के तेज तरीन बॉलर गेंद कर रहे हो और विकेट गिरे और आपकी बैटिंग आ जाए और आपको कहा जाए कि जब आके बैटिंग करें। तो ये वैसा ही इनविटेशन है। एक मुश्किल सिचुएशन के अंदर है पाकिस्तान, लेकिन उम्मीद है कि अगर हम अपनी फॉरेन ऑफिस को सुनेंगे, अगर हमारी स्टेट का जो एक कंसिडर्ड व्यू है उसकी बुनियाद के ऊपर चलेंगे। जहां तक आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मगर क्योंकि वक्त महदूद है तो मैं एक एनर्जी और ज़राअत के ऊपर ख़ास तौर पे फोकस करूँगा। ख़ास तौर पे ये इंटरनेशनल जो आप सिनारियो बना रहे हैं, इकनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ कवर अप करने की ज़रूरत है। और जब भी क्राइसिस दुनिया में आता है, ऑलरेडी ऑयल जो है इनकी बड़ी अच्छी किस्मत है कि इनको 60-65 पे बैरल पे मिला हुआ है। एक ज़माने में इस मुल्क के अंदर 140 डॉलर तक जो है ना बैरल गया हुआ है। और अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो मेरे सामने ये ऑलरेडी एनर्जी के इस वक्त आम आदमी के लिए सबसे बड़ा मसला है कि गैस की लोड शेडिंग भी चल रही है और 10-10 घंटे बिजली की भी चल रही है, क्योंकि हम एक्सेस बिजली के बावजूद जो है लोड शेडिंग चल रही है और 2500 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट भी जा रहा है। बाकी ये आपके सामने भी फिगर आम आदमी को बता देता हूँ, आपको तो पता ही होंगे कि टोटल लायबिलिटीज़ है 9.2 ट्रिलियन और जो लॉस है जो कि इक्विटी का बिलियन 800 अरब रुपए का लॉस है। ये 3-4 साल की परफॉर्मेंस है और गवर्नमेंट इस पर शर्मिंदा भी नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल जी, आपने जो वल्नरेबिलिटी की बात की ना, इस वक्त जो सूरत हाल है, कमोडिटी स्पाइक अगर ये शिद्दत पकड़ती है सूरत हाल, ईरान में कल अमेरिका जो है फाइनली कुछ इंटरवीन करने की कोशिश करता है, बाकी मिडल ईस्ट के जो हॉटस्पॉट है वहां पे कोई सूरत हाल पैदा होती है, तो आपकी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी, क्योंकि सबसे बड़ी आपकी दरामद जो चीज करते हैं वो आप तेल होता है और उसकी कीमतें अगर ऊपर जाएंगी, मसला ये हो रहा है कि हमारे ऑलरेडी इंपोर्ट्स क्योंकि बढ़नी शुरू हुई हैं, तो खसारा जो है बैरूनी खसारा हमारा बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि हम मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं आपकी। जो आज से 4 साल पहले जो आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, आपसे वो एक्सपोर्ट नहीं अब की जा रही है। तो इतनी जो बड़ी वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, उसका फौरी तौर पे तो यही है कि कोई आर्टिफिशियल ग्रोथ करने की कोशिश ना करें, लेकिन खुदा का वास्ता को हुकूमत को कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आने की जरूरत है। इस वक्त आपका मईशत जो है वो इंतहा दर्जे के नाजुक सूरत हाल पे आ गई है, ये एक्सपोर्ट के फेलियर की वजह से। सो एक तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जो ज़राअत की आपने बात की, मैं एक चीज की अगर आप मुझे इजाजत देंगे मैं खास तौर पर उसका जिक्र करना चाहता हूं, वो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है और उसका इकोनॉमिक आउटफॉल क्या हो रहा है। तुर्खम का बॉर्डर आपने बंद कर दिया जी, वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी, दहशतगर्दी हो रही थी, आप उसको कंट्रोल करने के लिए तो हम मान लेते हैं कि सिक्योरिटी के पहलू से वो नागुज़ीर था,
लेकिन उसकी जो कीमत दे रही है पाकिस्तान के अवाम जो ज़राअत के साथ मुंसलिक हैं, जो दूसरे शोबों के साथ मुंसलिक हैं, वो उनकी कोई मदद करेगा कि नहीं करेगा। उमूमी तौर पे एक तासुर ये आमिर के ये वहां पे खैबर पख्तूनख्वा, ये बलूचिस्तान के जो अजला हैं जो अफगानिस्तान के साथ रखते हैं, उन पे इसका मनफी असर होता है। मैं अभी जड़ावाला था, उसके बाद चिन्योट था, और वहां पे मैं ये कहानियां सुन के आ रहा हूं जो जमींदार हैं उनसे। आलू की फसल का बेड़ा गर्क हो गया क्योंकि वो जो एक्सपोर्ट होती थी अफगानिस्तान के थ्रू वो रुकी हुई है, और कीनों की, सिट्रस की जो हमारी क्रॉप है बहुत अच्छी क्रॉप हुई है, और उसका भी सत्यानाश हुआ है, कीमतें गिर रही हैं। आपको पता है इनपुट कॉस्ट पहले इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, और अब बेचारों को बाहर क्योंकि बेच नहीं सक रहे हैं, तो उसकी वजह से कीमतें भी गिर गई हैं। तो भाई अगर आपकी सिक्योरिटी की कोई नागुज़ीर सूरत हाल है, जिस तरीके से हो जाता है कि कोविड की सिचुएशन थी ना, हमें बंद करनी पड़ी फैक्ट्री, तो हमने सैकड़ों अरबों रुपए की मदद की थी वो लोग जो उससे मुतासिर हो रहे थे। इस तरीके से मैं अपील करूंगा हुकूमत को, खुदा का वास्ता ऐसे आप बेहालो मददगार नहीं छोड़ सकते जो बराह रास्त उससे इफेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो ताजिर हैं या वो ज़राअत से शोबे से मुंसलिक लोग हैं। ये बहुत ये जो सारा अफगान ट्रांजिट वाला ट्रेड का मसला है, इसको बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। उसकी इकोनॉमिक और ख़ास तौर पे सोशल, जो हमारे अपना किसान जिसकी वजह से जा रहा है, जिस तरह चीन और अमेरिका के अंदर उनके लिए बाकी सिक्योरिटी के इश्यूज थे, मगर एट द एंड ऑफ द डे जो किसान था, जो सोयाबीन नहीं चीन खरीद रहा था, अल्टीमेटली वो बहुत बड़ा फैक्टर था कि अमेरिका जैसा मुल्क बैकआउट किया टैरिफ्स के इशू के ऊपर चाइना के साथ। तो हमें भी ख़ास तौर पे इसलिए भी मैं चाहूँगा कि जब किसानों की आप बात कर रहे हैं तो मेरे सामने ये सब्जियों के, आपने आलू का जिक्र कर दिया और किन्नू का जिक्र कर दिया, सब्जियों का जो टमाटर वगैरह की जो सूरत हाल है और जो गंदम की सूरत हाल है, और गंदम का 2-4 साल से चल रहा है कि ओवरऑल किसान की जो सूरत हाल है, क्योंकि किसान की जब परचेजिंग पावर नहीं रहती तो पूरा इकोनॉमिक साइकिल जो है उससे डिस्टर्ब हो जाता है। और हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर दही इलाकों से उनका ताल्लुक़ नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी कम होती है, और ये फैसले शहरों में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जो है बैठ के कर देते हैं। इस पे मैं चाहूँगा ज़रा कि कितना संगीन ये इस वक्त एग्रीकल्चर का हमारा ओवरऑल क्राइसिस है। बिल्कुल जी, देखें पिछले साल की अगर आप देख लें सूरत हाल, तो जो हमारी 5 बड़ी फसलें हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ था कि कोई सैलाब नहीं आया, और उसके बावजूद 5 बड़ी फसलों की पैदावार जो थी वो मनफी थी, यानी उससे पिछले साल से भी कम हो गई थी। और उसके साथ साथ आपको पता है गंदम में तो इतना बड़ा जुल्म किया गया है किसान के साथ कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। पहले जो है उन्होंने कहा जी कोई सपोर्ट प्राइस नहीं होगी, एकदम से आखिरी मिनट पे आके फैसला किया कि परचेजिंग नहीं करेंगे। वो 4000 से कीमत गिर के 2200 के ऊपर आ गई, कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो 1800 और 2000 की भी बेची उन्होंने। अब बाय द वे वो जिन्होंने खरीदा था, जिनके पास कुव्वत खरीद थी, जो ट्रेडर था बीच का, अब वो कोई 3500 पे वापस पहुंच चुकी है। तो जो जिसने खरीदना है शहरी इलाके के अंदर, गरीब आदमी जिसने रोटी खानी है, उसको उसकी कम कीमत का कोई फायदा भी नहीं हो रहा और किसान को भी पैसा नहीं मिला। इसी तरीके से गन्ने के अंदर जो है वो किसान को अपना पैसा नहीं मिला था, जो पूरी कीमत थी वो नहीं दिलवा सकी थी गवर्नमेंट। तो बहुत ही मुश्किल। अच्छा, इसके साथ राइस की प्राइसेस इंटरनेशनली कोलैप्स कर गई क्योंकि इंडिया वापस आ गया था मार्केट के अंदर। हर लिहाज से किसान इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजरा है पिछले 2 साल के अंदर। बहुत शुक्रिया। इसी नोट पे असद उमर साहब आपने हमें ज्वाइन किया और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।